नमस्कार राजस्थान। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन करना चाह रहे हैं और हम एक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज चलाना चाह रहे हैं और चल भी रही हैं। और आप जैसा कि जानते हो कि हमने शुरू से लगाकर अब तक सारे एक एक बारीकी के साथ टॉपिक देखे हैं। सबसे पहले हमने पाषाण काल की चर्चा की, पूरी समग्र चर्चा। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की एक एक बारीकी को देखा। उसके बाद में वैदिक काल या आर्य सभ्यता का एक एक पॉइंट देखा। ये सीरीज आपके लिए आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये विश्वास ही नहीं, पूरी गारंटी देता हूँ कि इस सीरीज से बाहर भारतीय इतिहास का एक भी सवाल किसी भी लेवल के कंपटीशन एग्जाम में बाहर नहीं रहेगा। ये सीरीज भी आप लगातार पूरी देख लें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी पाषाण युग की। पाषाण युग जो करीब करीब मान के चले भारत में 30 लाख ईसा पूर्व से करीब 5000 ईसा पूर्व के मध्य मोटे तौर पर माना जाता है। ठीक है, इसमें भारत कहाँ था, भारत की स्थिति कैसी थी, हम अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए, भारत की स्थिति पाषाण युग में कैसी थी यह हम अनुमानित नहीं कर सकते कि भारत कहाँ कहाँ फैला हुआ था। जहाँ तक बात है नेक्स्ट टॉपिक की जो हमने लिया था, और वो था सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी भारत कहाँ था हम इसका भी अनुमान नहीं लगा सकते कि भारत का नक्शा कैसा रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। हम लगातार अगर किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मोटे तौर पर कालक्रम 5000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य हम मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका समय है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य अधिकांश इतिहासकार मान सकते हैं। लेकिन ये मोटे तौर पर है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल समाहित हो जाते हैं। उसके बाद में जो हमारा समय था वह था वैदिक सभ्यता यानी वेदों की सभ्यता, जिसे हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, जिसका मोटे तौर पर मैंने समय बताया था आपको 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की मध्य। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह मांडा से लगाकर सूत का गेंदोर, आलमगीरपुर से लगाकर दायमाबाद तक फैली हुई थी। यही उस समय भारत यहाँ था। जहाँ तक आर्य सभ्यता का सवाल है तो पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता वह इस इलाके में फैली हुई थी। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में। और उसके बाद में यह सभ्यता जो है वह उत्तर भारत में फैली, यानी ये वाला क्षेत्र जो था वह आर्यव्रत था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय हमारे देश का केंद्र था हड़प्पा, और आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता के समय हमारे देश का जो केंद्र था वह था कुरुक्षेत्र, वर्तमान हरियाणा में। यानी आप मान के चल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय यानी आज से लगभग 3767 साल पहले भारत यहाँ था, और उस हमारे देश की दिल्ली यानी राजधानी थी हड़प्पा। और वैदिक सभ्यता में यानी आज से मान के चलें आप करीब 2600 साल पहले भारत यहाँ था, और हमारे देश की दिल्ली यानी राजधानी थी कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा के अंदर है। ठीक है, इसके बाद भारत में स्थितियां कैसे बदली और भारत का इतिहास कैसे आगे बढ़ा वो हमें आज की क्लास में, आज के वीडियो में देखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहां से। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है उसे हम एक तरह से बौद्ध काल कह सकते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का समय। इसी के अंतर्गत महाजनपद आते हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जैन काल भी आता है। इसी के अंतर्गत
मगध साम्राज्य भी आता है। मोटे तौर पर इसका समय 600 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन मगध साम्राज्य जाएगा, वह जाएगा 323 ईसा पूर्व के आसपास। इस साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य आएगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिकों की चर्चा संयुक्त रूप से कर लेते हैं। ठीक है, बौद्ध काल 483 ईसा पूर्व तक मैंने क्यों माना, क्योंकि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी वह दुनिया छोड़ के, धरती छोड़ के चले गए थे। ठीक है, इसी को हम महाजनपद काल भी कह सकते हैं। इसी के आसपास, इसी समय के अंतराल में वर्धमान महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म का उद्भव हुआ। इसी समय के आसपास मगध साम्राज्य का उद्भव और अवसान भी हुआ। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसको बड़े टाइटल के रूप में बौद्ध काल क्यों दिया, क्योंकि इस समय भारत की राजनीति में जो सबसे प्रमुख धर्म था, जो सबसे लोकप्रिय धर्म था, वह आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं था। जैन धर्म का भी इतना प्रभाव नहीं था। मैक्सिमम राजाओं के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इसलिए इसको मोटे तौर पर मैंने बौद्ध काल की संज्ञा दी। ठीक है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इसे महाजनपद काल नाम से अधिक जाना जाता है। ठीक है, देखिए, महाजनपद काल की चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ इस काल के अंदर विदेशी आक्रमणों की बात कर लेता हूं, क्योंकि इसी समय हिंदुस्तान विदेशी आक्रमणों की भेंट चढ़ा, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बैठ सकते हैं। विदेशी आक्रमणों का सिलसिला। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी विदेशी आक्रमण हुए होंगे, लेकिन हमारे पास में उस चीज के प्रमाण अभी तक मौजूद नहीं है, इसलिए हम इतिहास में उनकी चर्चा नहीं कर सकते। सबसे पहला आक्रमण भारत पर, सबसे पहला उल्लेखित आक्रमण भारत पर हुआ था, वह हुआ था साइरस का। साइरस और डेरियस नाम के दो भाई थे। ठीक है, ये दोनों राजा, ठीक है, हखमनी साम्राज्य से थे। हखमनी साम्राज्य वर्तमान में ईरान, जिसे फारस कहा जाता था पहले, इंग्लिश में बोले तो पर्सिया की ओर से हुआ था। यह आक्रमण जो है वह असफल रहा, यह आक्रमण सफल रहा था। इस आक्रमण का समय है 507 ईसा पूर्व। ठीक है, अभी अभी हमने टॉपिक के दौरान किस बात की चर्चा की, 600 ईसा पूर्व के बीच की। ठीक है, तो ये भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कहलाएगा। प्रथम विदेशी आक्रमण जो असफल माना जाता है। इस आक्रमण को असफल करने वाला एक राजा था, जिसकी बाद में हम चर्चा करेंगे, और उस राजा का नाम था महाराज पुरुषोत्तम यानी पौरस। ठीक है, उसके बाद में भारत के इतिहास का जो थर्ड आक्रमण है वह माना जाता है अलेक्जेंडर का। हम पूरी चर्चा करेंगे, जिसे हम हिंदी भाषा में सिकंदर कहते हैं। इसने 325 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर मैसिडोन साम्राज्य से था। मैसिडोन या मैसिडोनिया, जिसे वर्तमान में ग्रीस वाला इलाका कहा जाता है, हिंदी में बोले तो यूनान। यानी पहला आक्रमण हिंदुस्तान पर ईरानी हुआ था और दूसरा आक्रमण हुआ था यूनानी आक्रमण। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा अटैक माना जाता है
वह चौथा अटैक माना जाता है सिकंदर के ही एक सेनापति जो बाद में सुल्तान भी बना था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये भी यूनानी था, यानी ग्रीस से था, मैसिडोन साम्राज्य से संबंधित था। हम सारी चर्चा करेंगे। उसके बाद में मौर्य काल का समापन हो जाता है और मौर्य काल के बाद आक्रमणों का सिलसिला उस समय मैं आपको बताऊंगा टॉपिक के साथ। मैंने यहाँ पर इसकी चर्चा करनी थी स्पेशली इसलिए बताया, अदरवाइज सिकंदर के और सेल्यूकस के आक्रमण की चर्चा वैसे भी मैं मौर्य काल में करता ही करता। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब महाजनपद काल की। महाजनपद, महा यानी बड़े, जनपद यानी राज्य, यानी बड़े राज्य, जो कुल 16 थे, इसलिए इनको षोडश महाजनपद भी कहा जाता है। 16 बड़े बड़े राज्य। इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है 2 जगह पर। पहला भगवती सूत्र और दूसरा अंगुत्तर निकाय में। देखिए, भगवती सूत्र एक जैन अनुश्रुति है। जैन अनुश्रुति मतलब मैंने अभी अभी क्या कहा कि इस काल में जैन धर्म का बोलबाला था। ठीक है, तो जैन अनुश्रुति, अनुश्रुति का मतलब होता है कही सुनाई बातें, किंवदंतियां, जो कथानक हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते हैं उसे। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ आपने सुना होगा त्रिपिटक, यानी 3 पीटक। पहला सुत्त पीटक, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जिसकी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। संगीतियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम पूरा उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विनय पीटक, इसमें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित आचार, नियम, कानून, नियम, कायदे हैं, और इसकी भी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। और तीसरा है अभिदम्ब पीटक, इसमें बौद्ध धर्म में आए बदलाव हैं, जिसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। हम अलग से संगीतियों की चर्चा करेंगे। सुत्त पीटक के कुछ भाग हैं, जिसमें दीर्घ निकाय, मज्जिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, ध्यान दीजिए, यानी बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ त्रिपीटक यानी 3 पीटक, उसमें से एक पीटक सुत्त पीटक, सुत्त पीटक का एक निकाय यानी भाग अंगुत्तर निकाय, उसमें चर्चा है 16 महाजनपदों की। और इसके अलावा एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, लास्ट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था सवाल।
ठीक है। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, कहां कहां थे, चलिए चर्चा कर लेते हैं। वैसे ऐसे टॉपिक पढ़ाने से अच्छे अच्छे लोग बचते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि संपूर्ण अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन। 16 महाजनपदों में पहला जनपद था अंग। एक बार मैप भी जरूरी है, मैंने गलती से मिटा दिया था, लेकिन मिटाया सही किया क्योंकि वह सही जगह पर मैप मैं नहीं बना पाया था, जगह सही नहीं थी, बोर्ड कवर हो जाता। अंग जनपद, राजधानी थी चंपा और इसकी लोकेशन थी वर्तमान बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल साइड में। आपने महाभारत में नाम सुना होगा अंगराज कर्ण, जो कि दुर्योधन के मित्र थे, पांडवों में सबसे बड़े थे, ठीक है, कुंती पुत्र अंगराज कर्ण। इसके अलावा गौतम बुद्ध के समकालीन ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा का भी जिक्र मिलता है। डोंट वरी, यहां से कोई ज्यादा सवाल फेंके नहीं जाएंगे, सीधा सा सवाल कि महाजनपद कौन सा है और उसकी राजधानी क्या है, मिलान करने से रिलेटेड सवाल दिया जाता है, या फिर महाजनपद और उसकी लोकेशन कहाँ है वो सवाल दिया जाता है। दूसरा राज्य था मगध। राजधानी प्रारंभ में थी राजगृह, जिसे राजगीर भी कह सकते हैं, और बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र। ये राज्य था जस्ट अंग के समीप, मगध यानी वर्तमान बिहार क्षेत्र में। तीसरा था काशी। काशी जस्ट इसके बगल में, वर्तमान बिहार और यूपी की सीमाओं के मध्य, ठीक है, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे लोकेशन कहाँ थी, ठीक है। चौथा महाजनपद था कौशल। कौशल की दो राजधानियां थी, एक श्रावस्ती उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी थी, वह थी साकेत, जिसे अयोध्या या अवध कहा जाता था। राज्य था कौशल और राजधानी थी अयोध्या या अवध, ठीक है। इसी के समीप राज्य था। वर्तमान अयोध्या के आसपास राम मंदिर भी बन रहा है भगवान प्रभु राम का। नेक्स्ट राज्य था, वह था मत्स्य। ये राज्य था राजस्थान में, वर्तमान अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र में। राजधानी थी विराट नगर, जिसे वर्तमान में बेराट भी कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट राज्य था चेदी। चेदी जो था वह वर्तमान बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश का नॉर्थ हिस्सा, उस क्षेत्र में। राजधानी थी शुक्तिमती, और यही चेदी राज्य महाभारत काल में आपने नाम सुना होगा शिशुपाल, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से वध किया था। नेक्स्ट महाजनपद था,
ये मैं बात कर रहा हूं महाजनपद जो कि 600 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के आसपास थे, आसपास, लगभग, नॉट कंफर्म, ठीक है, ऑथेंटिक मत मान लेना, स्टेट को अंदाजे से बता रहा हूं क्योंकि इतिहास में जिक्र है ही नहीं इनकी डेटों का। नेक्स्ट राज्य था सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। यदुवंशी राज्य राज करते थे, वर्तमान आगरा मथुरा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट राज्य था, वह था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी, वह थी पोतन। ये था वर्तमान में कश्मीर साइड में, ठीक है। नेक्स्ट राज्य था अशमक, इसकी राजधानी थी हाटक, ठीक है। यह दक्षिण में गोदावरी के आसपास राज्य था। नेक्स्ट राज्य था, वह था पांचाल, यहीं की थी द्रौपदी, पांचाल नरेश, और इसकी राजधानी थी कांपिल्य। ये वर्तमान में उत्तराखंड और ये वाला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट राज्य था कुरु, इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, वर्तमान दिल्ली के आसपास, ठीक है। पूरा महाभारत सुना ही आपने। उसके बाद नेक्स्ट राज्य की चर्चा करूं तो इसके बाद में राज्य था गांधार, वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है, पेशावर के आसपास। राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट राज्य था वत्स, राजधानी थी कौशाम्बी, वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण में। और उसके बाद नेक्स्ट राज्य था और वो था अवंती। अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा। राजधानी दो थी, उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी, यानी वर्तमान उज्जैन में, और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती, बाहुबली वाली नहीं है। ये थे 14 महाजनपद, 14 महाजनपद, ध्यान दीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने बोला कि 16 महाजनपद थे और आप लिखवा रहे हो 14। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पूरा समझाता हूं, ठीक है। ये थे 14 महाजनपद। क्या है इनका मैटर? ये पूर्णतः राजतंत्र थे, यानी यहां पर राजाओं का निरंकुश शासन था, ठीक है। यहां पर सिर्फ राजाओं का राज्य था, जनता की नहीं चलती थी। इसके अलावा 2 गणतंत्र भी थे। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं अपनी तरफ से एक बात करना चाहूंगा आपको। बात क्या है, सुनिएगा ध्यान से, ताकि आपको पढ़ने की कला भी समझ में आए और पढ़ाने वालों की पोल भी आप खोल सको। ये सारी चीजें तो आप पुस्तकों में पढ़ोगे, गाइड में पढ़ोगे, मिल जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधे अधूरे नॉलेज के साथ में गाइड लिखना, पढ़ाना समझदारी नहीं है, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि 14 जो है वह राजतंत्र है और 2 गणतंत्र हैं। वो 16 के 16 एज इट इज ठोक देते हैं अंदर, ठीक है। अब आप सोचो कि एग्जामिनेशन बोर्ड ने आपके दिमाग के साथ खेल दिया तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ठीक है। 2 गणतंत्र थे, यानी वहां पर जनता का शासन था और दोनों ही नेपाल में थे। मैं बताऊंगा कौन कौन से, ठीक है। और 14 राजतंत्र थे जो आपके सामने पड़े हुए हैं थ्रू मैप के, ठीक है।
अब दो गणतंत्र कौन कौन से थे? एक गणतंत्र था यानी 15वां था, वह था लिच्छवी, राजधानी थी वह थी वैशाली, और ये था नेपाल में लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है। और एक गणतंत्र जो 16वां महाजनपद के अंदर शामिल था वह था वज्जी संघ। नाम क्या है? संघ। यानी इसमें एक राज्य नहीं था, इसमें 8 राज्य थे। यानी इस वज्जी संघ के अंदर भी 8 राज्य थे। ठीक है। और इन 8 राज्यों से मिलकर बनता था वज्जी संघ। यानी आज की तरह इसको यूं समझ सकते हैं जैसे स्कॉटलैंड, जैसे इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये चारों कंट्री मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, और उनका हेड होता है महारानी और मुख्य राजधानी है लंदन। लेकिन ये चारों कंट्री आपस में स्वतंत्र हैं। तो वैसे ही ये 8 राज्य स्वतंत्र थे, लेकिन संयुक्त रूप से यह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इनकी संधियां थी, इसलिए इसको वज्जी संघ कहा जाता है। यानी ये है 16 महाजनपद। इसमें से वज्जी संघ में 8 राज्य कौन से थे वो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको आसानी से कोई नहीं बताएगा। क्या पता ये वाली राजधानियां तो गाइड बुक में मिल जाएगी, राज्य भी मिल जाएंगे, लोकेशन भी मिल जाएगी, ये सारी चीजें, लेकिन वज्जी संघ में 8 राज्य कौन से हैं ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइड पढ़ के लोग पढ़ाते हैं और मैं तो इतिहास में शुरू से जन्मा हूं, बचपन से खेलता आ रहा हूं। लिच्छवी और वज्जी दोनों गणतंत्र हैं, यानी यहां जनता का शासन था, ध्यान रखना, और बाकी 14 राजतंत्र थे जहां राजा का निरंकुश शासन था। अब वज्जी संघ में कौन कौन से आ रहे हैं वो भी देख लीजिए जरा। वज्जी संघ में 8 राज्य, पहला राजधानी और राज्य, और ये राज्य किसके हैं? वज्जी संघ के। पावापुरी राज्य था मल्ल, पावा के मल्ल, और इसी में जैन धर्म का बोलबाला था। और ये वज्जी संघ जो ये भी नेपाल में था। दूसरा कुशीनारा, और ये राज्य था शाक्य। आपको पता होगा गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी शाक्य कुल में हुआ, जो एक वज्जी संघ का हिस्सा था। कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। रामग्राम, ये राज्य था कोलीर। नेक्स्ट पिपली वन, राज्य था मौर्य, और इसी से आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य कुल पिपली वन जिसकी राजधानी थी, यह भी वज्जी संघ का हिस्सा था। अल्लकप राज्य था बुलिय, अल्लकप के बुलिय। जनकपुर का राज्य था विदेह, और इसी कुल में माता सीता जी जन्मे थे। ठीक है। जनकपुर राजधानी थी। सीता के पिता कौन थे? जनक, महाराज जनक। और सीता जी को क्या बोला जाता था? वैदेही।
जैसे द्रौपदी को बोला जाता था पांचाली, क्योंकि पांचाल की राजकुमारी थी, और सीता जी विदेह की राजकुमारी थी, इसलिए वैदेही बोलते थे उनको। ठीक है, दो मुझे याद थोड़े मुश्किल से आ रहे हैं, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। एक थे कपिल वस्तु, बहुत सीधा नाम था लेकिन याद नहीं आ रहा था कब से। कपिल वस्तु के शाक्य, और एक थे ज्ञात्रक, और ये ज्ञात्रक थे मेरे ख्याल में ये भी कुंडग्राम के थे। कुंडग्राम वैसे भी मैंने नहीं लिखा है, कुंडग्राम के ज्ञात्रक। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ कुशीनारा के शाक्य, गौतम बुद्ध कुशीनारा से नहीं जन्मे थे, कपिल वस्तु, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म, तो देखिए दोस्तों, ये 8 राज्य थे और इनसे मिलकर बना था वज्जी संघ। ठीक है, और इसी वज्जी संघ के अंतर्गत ये 8 राज्य आते थे, यानी इन 8 राज्यों का एक संघ कहलाता था वज्जी संघ, और इसके अलावा एक और गणतंत्र था जिसका नाम था लिच्छवी। ठीक है, जिसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, तो ये थे भारत के 16 बड़े बड़े राज्य, यानी महाजनपद। हो सकता है यहाँ से मिलान करने से रिलेटेड दे दिए जाए। देखिए, शाक्य भी 2 कुल थे, एक कुशीनारा में भी शाक्य थे और कपिल वस्तु में भी शाक्य थे, ध्यान रखना। और मल्ल पावापुरी में थे, यहाँ से जैन धर्म का उद्भव हुआ, और यहाँ से कपिल वस्तु से बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। ठीक है, और बाकी ये नाम भी आपने सुने होंगे, पिपलीवन भी सुना होगा डेफिनेटली, और जनकपुर का तो नाम आपने सुना होगा। इसकी एक और राजधानी बताई जाती है मिथिला, आपने नाम सुना होगा, इसलिए सीता जी को मिथिलेश राजकुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे 16 महाजनपद। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा कि पढ़ो तो अच्छा पढ़ो। वीडियो की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, दिखावा, तड़क भड़क कोई मतलब नहीं। ये तड़क भड़क, दिखावा, ये सारी चीज़ें आपके करियर के लिए ठीक नहीं हैं। ठीक है, मानता हूँ कि भाई इन चीज़ों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इतना भी अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है जो करियर को दांव पर लगा दे। वीडियो एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, जो हमेशा करता हूँ, कभी भी किसी भी YouTube चैनल पर आप वीडियो देखें तो उसका एक ही उद्देश्य होता है यूट्यूबर का, बनाने वाला का, कि उसे लोग पसंद करें। ठीक है, तो आप किसी भी यूट्यूबर को पसंद या नापसंद करके उसको उसका फीडबैक दे सकते हैं। पसंद आप कर सकते हो लाइक करके, या फिर कमेंट करके, कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और नापसंद अनलाइक करके कर सकते हो, कमेंट करके कर सकते हो। करना चाहिए ताकि इंसान को हौसला मिले और वो ऐसे कंटेंट्स आपके लिए लाता रहे। ठीक है, और पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक या अनलाइक किए बिना भी मत जाना। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा, और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करने से मत चूकना, मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा आपको। देखिए, ये करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं लगातार आपके लिए सीरीज लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इनमें से जो 4 बड़े बड़े गणतंत्र थे, वत्स, इसके अलावा मगध, अवंती और कौशल, इन चारों के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है, और ये सारे दूसरे गणतंत्र हैं उनको वो खा जाते हैं। ठीक है, कौशल राज प्रसेनजीत, वत्सराज चंड प्रद्योत, और मगध सम्राट अजातशत्रु, और अवंती नरेश,
वत्सराज उदायन और अवंती नरेश चंड प्रद्योत, ये सब आपस में भी भिड़ते हैं और अंतिम रूप से मगध इसमें बाजी मार लेता है। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।